Hello students, a warm welcome to all of you in online class. Today I am teaching you accountancy. Before start the chapter, let's take a quick view of contents. It has two parts, part A and part B in your book, and it contains total 11 chapters. Today we will discuss financial statement of not-for-profit organizations. Unit 1, Chapter 1A, Financial Statement of Not-for-Profit Organizations. What is the meaning of organization? A group of people who form a business club as acted together in order to achieve a particular aim is called organization. लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो किसी बिजनेस क्लब आदि को चलाने के लिए बनाया गया हो वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन आपके मेनली दो टाइप के होते हैं, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम एक चार्ट की हेल्प से समझ सकते हैं। All those organizations whose object is to earn profit are called for-profit organizations like trading companies and businesses. All those organizations whose object is not to earn profit but to render service to the society are called not-for-profit organizations like NGOs or charitable organizations. अकाउंट दोनों ही टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करना जरूरी होता है, चाहे वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिन्हें हम कंपनीज या ट्रेडिंग कंपनीज या बिजनेस कहते हैं, ये अकाउंट इसलिए प्रिपेयर करती हैं क्योंकि ये इनका काम क्या होता है, प्रोडक्ट खरीदना और प्रोडक्ट बेचना, और प्रोडक्ट खरीदने और बेचने में इनका प्रॉफिट और लॉस जुड़ा रहता है। ये पता कर सकें कि एट द एंड ऑफ द ईयर इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही, कितना इन्हें प्रॉफिट हुआ और कितना इन्हें लॉस हुआ, इसके लिए इन्हें अकाउंट बनाना जरूरी रहता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट इसलिए प्रेफर करते हैं ताकि इनकी जो मेंबर्स होते हैं और इनको जो डोनेट करते हैं, डोनर्स होते हैं, गवर्नमेंट को बताने के लिए और सोसाइटी को बताने के लिए। तो मेंबर्स, डोनर्स, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी को बताने के लिए ये अकाउंट प्रिपेयर करते हैं कि कहाँ कहाँ से इनको कितनी कितनी इनकम हुई और कहाँ कहाँ इन्होंने एक्सपेंडिचर किया। तो इनको भी अपने एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए अकाउंट प्रिपेयर करना जरूरी होता है। अकाउंट प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस रहती है दोनों ही टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की सिमिलर रहती है, ट्रायल बैलेंस तक, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। आफ्टर ट्रायल बैलेंस ये जो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाती हैं। आफ्टर ट्रायल बैलेंस ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो रिसीट्स पेमेंट अकाउंट बनाती हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं और बैलेंस शीट बनाती हैं। रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट जो रहता है आपका जस्ट सिमिलर होता है आप कैश बुक का। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो बैलेंस शीट की प्रोसेस रहती है वो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की प्रोसेस सिमिलर रहती है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, रिसीट्स पेमेंट अकाउंट क्या होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, बैलेंस शीट क्या होती हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस: all those organizations whose object is not to earn profit but to render service to the society are called not-for-profit organizations or non-trading organizations. वे सभी ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्ट या उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है बल्कि सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी में बी रिलीजियस, एजुकेशनल एंड एक्टिविटीज टू अचीव सोशल ऑब्जेक्ट्स। ये जो उद्देश्य होते हैं सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने के, ये धार्मिक हो सकते हैं, मतलब रिलीजियस हो सकते हैं, किसी भी एजुकेशनल पर्पस से हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो सोशल ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करती हो उससे रिलेटेड हो सकती हैं। वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर मेंबर्स ऑल्सो। कई ऐसी एक्टिविटीज भी करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि इनके मेंबर्स को बेनिफिट दिया जा सके। For example, school, colleges, libraries for educational developments, orphanages for poor and widows, recreation club,
मीन्स होता है एंटरटेनमेंट के लिए जो क्लब्स खोले जाते हैं जो मेंबर्स के लिए होते हैं, और कल्चरल फोरम्स में सांस्कृतिक मंच आदि। Now need to understand what are the sources of income and expenditure of non-trading organizations. Sources of income. सबसे पहले दिया है entrance fee. Whenever person want to take entry or admission in the organization, he have to pay a certain money to the organization, and this money is the source of income of the organization. Subscription, which is contributed by the member of the organization, and this is the source of income of the organization. Donation, which is received from various person to the organization, and this is the source of income of the organization. Subsidy is the money that the government executive pay to help an organization or to keep the cost of service low, and this subsidy money is all the source of income of the organization. Membership fee mean whenever person want to become a member of the organization, he have to pay a certain amount to the organization, and this is the source of income of the organization. Life membership fee means whenever person want to become a lifetime member of the organization, he have to pay a lump sum amount of money to the organization, and this lump sum amount of money is the source of income of the organization. Income from investment, and if income, other income, if given in the question, we will discuss later. Item of expenditure: salary, wages, rent, newspaper, expenses on game, electricity expenses, stationery and printing, postage, telegram and telephone expenses, repair charges, and any other expenses given in question. So we will discuss later. Accounts prepared by non-profit organizations. They prepare receipts, payment account, income expenditure account, and balance sheet. Now we will discuss what is the meaning of receipts, payment account. Every professional or non-trading organizations want to know its actual financial position after a certain period. हर प्रोफेशनल व्यक्ति को और जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें जानना जरूरी रहता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड, मतलब एक किसी निश्चित समय के बाद इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही. नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैव टू प्रेजेंट देयर फाइनेंशियल पोजीशन बिफोर देयर मेंबर्स. ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इन्हें अपने मेंबर्स के सामने बताना होता है कि इनकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही. Every professional has to present his financial position before income tax authority. जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं इन्हें इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करना होता है कि इनकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही, ताकि इनको टैक्स पे करने में आसानी रहे. प्रोफेशनल पर्सन वो व्यक्ति होते हैं या वो पर्सन जो कि अपने नॉलेज के बेस पर वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट. और इनमें क्रेडिट सिस्टम नहीं चलता, मतलब ये उधार सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, और ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं बदले में ये फीस लेते हैं, और फीस ही इनकम का सोर्स होता है. क्योंकि ये क्रेडिट सिस्टम अलाउ नहीं करते हैं तो इन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश सिस्टम मेंटेन करना जरूरी रहता है. मतलब कैश सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी रहता है. The above information cannot be derived from cash book only because the financial receipts and payment of the different dates are recorded in it separately and at different places. ये जो information है फाइनेंशियल रिसीट्स और पेमेंट्स की, वो केवल हम कैश बुक से ही पता नहीं कर सकते, क्योंकि कैश बुक में क्या होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग डेट की रिसीट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है. तो इसमें डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं कैश बुक में, जो कि एक साल भर की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट नहीं करता है. Hence, on the basis of cash book, an account is prepared in which all the items of income and expenditure are recorded by classifying them in various categories. तो इसी कैश बुक के बेसिस पर एक अकाउंट बनाया गया जिसमें जितने भी इनकम्स हैं और जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें कैटेगराइज किया गया
और उनको कैटेगराइज करके एक अकाउंट बनाया गया जिससे नाम दिया गया रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले हेडिंग लिखनी है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरी लाइन में अकाउंटिंग पीरियड लिखना है, जिस भी अकाउंटिंग पीरियड का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। इस अकाउंट की स्टार्टिंग ओपनिंग कैश बैलेंस से होती है, जिससे डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इस तरीके से हम लिखते हैं। ये अकाउंट रियल नेचर का अकाउंट है और रियल नेचर के अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसलिए जितनी भी रिसीट्स होती हैं सारी डेबिट साइड में और जितने पेमेंट्स होते हैं वो सारे क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। इस अकाउंट में सारे रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो करंट ईयर के हो, प्रीवियस ईयर के हो या फिर नेक्स्ट ईयर के हो। रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो रेगुलर नेचर के होते हैं, जो हर महीने किए जाते हैं। तो रेवेन्यू नेचर की जो रिसीट्स होती हैं, ऐसी रिसीट जो हर महीने रिसीव होती हैं, रेगुलर नेचर की होती हैं, जैसे एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन और इंटरेस्ट रिसीव। तो ये कौन सी रिसीव है? रिसीट्स हैं, रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स हैं। रेवेन्यू नेचर के पेमेंट्स वो पेमेंट होते हैं जो हर महीने किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जैसे कि रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो ऐसे पेमेंट जो रेगुलर नेचर के होते हैं वो सारे रेवेन्यू नेचर के पेमेंट होते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं जो रेगुलर नेचर के नहीं होते, बल्कि समटाइम्स किए जाते हैं या कभी कभी किए जाते हैं या होते हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं। कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट एक कैपिटल नेचर की रिसीट है, क्योंकि इसका इफेक्ट कैपिटल पर भी पड़ता है। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी एक कैपिटल नेचर की रिसीट है। लेगेसीज ये भी एक कैपिटल नेचर की रिसीट है, क्योंकि ये कभी कभी रिसीव होती है ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि रेगुलर नेचर की रिसीट नहीं है। ये स्पेशल काइंड ऑफ डोनेशन है। लेगेसीज का मतलब होता है कोई व्यक्ति मरने से पहले अपनी वसीयत में लिख जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा आफ्टर दैट किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया जाए। तो ये जो लेगेसीज रिसीव होती हैं वो किसी व्यक्ति के मरने के बाद ही उसकी प्रॉपर्टी से कुछ पार्ट रिसीव होता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये कभी कभी रिसीव होता है, रेगुलर नेचर का नहीं होता है, इसलिए इसे कैपिटल नेचर की रिसीट कहा जाता है। कैपिटल नेचर के पेमेंट वो पेमेंट होते हैं जो कि कभी कभी किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और जिनका जो बेनिफिट रहता है लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, जैसे कि फर्नीचर परचेज किया है, कोई भी फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो उस पर मिलने वाला बेनिफिट लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, तो इसलिए क्या कहते हैं कैपिटल नेचर का पेमेंट कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या बिल्डिंग कोई परचेज की है, ये भी एक कैपिटल नेचर का पेमेंट है। इस अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड की एंट्री नहीं करनी है, अर्न और अनअर्न इनकम की एंट्री नहीं करनी है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं करनी है। ओनली you have to inculcate in your mind is that you do not have to write any outstanding and prepaid expenses। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं करनी है और प्री अर्न और अनअर्न इनकम की एंट्री नहीं करनी है, किसी भी टाइप की एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी है, डेप्रिसिएशन की हो या बैड डेट्स की हो वो एंट्री नहीं करनी है। इस अकाउंट के बेसिस पर हम सरप्लस डेफिसिट फाइंड आउट नहीं कर सकते और ये जो अकाउंट है इस अकाउंट के बेसिस पर हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इस अकाउंट का जो डिफरेंस रहता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, जिसे हम क्रेडिट साइड में क्लोजिंग कैश बैलेंस की तरह दिखाते हैं बाय बैलेंस शीट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इस अकाउंट का डिफरेंस हमेशा डेबिट बैलेंस इसलिए बताता है क्योंकि डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड के टोटल से, क्योंकि पेमेंट कभी भी रिसीट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ये आपका फॉर्मेट है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का और इसी फॉर्मेट के बेस पर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट,
From the following information, prepare receipts and payment account for the year ended or 31st December 2016 of जैन क्लब थांडला। तो जैन क्लब का रिसीट्स पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। अकाउंटिंग पीरियड दिया है 31 दिसंबर 2016। इस का हमें रिसीट्स पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले दिया है कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस है 1 जनवरी 2016 का। इसे हम रिसीट साइड में लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी करके। सब्सक्रिप्शन रिसीट साइड में लिखा जाएगा। डोनेशन रिसीव हुआ है, रिसीट साइड में लिखेंगे। एंट्रेंस फी रिसीव हुई है, रिसीट साइड में लिखेंगे। रेंट रिसीव हुआ है, रिसीट साइड में लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस खर्चे होते हैं, पेमेंट साइड में लिखेंगे। टैक्स खर्चे होते हैं, पेमेंट साइड में लिखेंगे। सैलरी भी खर्चे होते हैं, पेमेंट साइड में लिखेंगे। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को एक ऑनर के तौर पर एक कुछ पैसा दिया गया है जो कि 500 रुपये है। ऑनरेरी मतलब होता है एक प्रकार की सम्मान राशि जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये सेक्रेटरी को एक सम्मान के तौर पर 500 रुपये दिए गए हैं। तो ये भी क्या आएगा, पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम हुई है, रिसीट साइड में लिखेंगे। स्टेशनरी खर्चे हैं, पेमेंट साइड में लिखेंगे। पेट एक्सपेंसेस पेमेंट साइड में लिखेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी कहाँ आएगा, पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं तो सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होती है। इस तरीके से आपका फॉर्मेट बनता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, जिस भी क्लब का नाम दिया होता है उस क्लब का नाम लिखना है ऊपर, जैन क्लब थांडला। और फिर दूसरी लाइन में रिसीट्स पेमेंट अकाउंट लिखना है और तीसरी लाइन में जो भी अकाउंटिंग पीरियड दिया रहता है वो लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है 31 दिसंबर 2016 का बनाना है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग पीरियड लिखना है। ये आपका डेबिट साइड होता है और ये आपका क्रेडिट साइड होता है। सारी रिसीट्स डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाएंगी, सारी पेमेंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्वेश्चंस में मार्क पहले ही लगा लिए थे हमने कि कौन सा आइटम रिसीट साइड लिखनी है, कौन सा आइटम पेमेंट साइड लिखनी है। उसी के बेसिस पर हम सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले दिया है कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2016। ओपनिंग कैश बैलेंस है तो इसे हम डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी करके लिखेंगे। 880 रुपये दिए हैं। फिर सब्सक्रिप्शन दिया है 7520। इसे लिखेंगे डेबिट साइड में, रिसीट साइड में। फिर डोनेशन दिया है, ये भी रिसीट साइड में लिखा जाएगा। ₹1600 रिसीव हुए हैं। फिर एंट्रेंस फीस है, वो भी रिसीट साइड में लिखी जाएगी। ₹860 दिए हुए हैं। फिर रेंट रिसीव हुआ है, ये भी डेबिट साइड में रिसीट साइड में लिखा जाएगा। ₹1050। इलेक्ट्रिक चार्जेस खर्चे हैं, पेमेंट साइड में लिखेंगे। बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस ₹680। टैक्स है, ये भी पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। बाय टैक्स ₹100। सैलरी है, ये भी पेमेंट साइड में लिखी जाएगी। 4300। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी पेमेंट साइड में लिखा जाएगा।
इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ये रिसीट साइड में लिखा जाएगा। ₹590। स्टेशनरी खर्चे हैं, पेमेंट साइड में लिखे जाएंगे। ₹70। पेटी एक्सपेंसेस खर्चे हैं, पेमेंट साइड में लिखे जाएंगे। ₹180। इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। ₹60। तो इस तरीके से जो आइटम हमने रिसीट साइड में मार्क किए थे वो सारे रिसीट साइड में लिखे जाएंगे, जो पेमेंट साइड के मार्क किए थे वो सारे पेमेंट साइड में लिखे जाएंगे। हमेशा डेबिट साइड का टोटल करेंगे और उसे हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। डेबिट साइड का टोटल करने पर आ रहा है ₹12,500 और क्रेडिट साइड का टोटल करने पर जितना भी अमाउंट आएगा उसे 12,500 में से माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस CD, जो कि होता है क्लोजिंग कैश बैलेंस, जो कि निकल रहा है आपका ₹6,610। तो इस तरीके से आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना